स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। आपने पहली वीडियोस में बात की थी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपके यहाँ 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि इंडिया के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई उसमें फोकस 3 चीज़ों पर मेनली किया गया: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि पहले जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी तो बहुत सारे जो सेक्टर्स थे उनको रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती थी, प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को उन सेक्टर्स में सेटअप कर सकते थे। और ये प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी समझा गया था? क्योंकि पब्लिक सेक्टर था जो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था। पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज लगातार लॉस मेकिंग में देख रही थी, और जो मैनेजर्स थे वो ढंग से इंडिपेंडेंटली क्योंकि काम नहीं कर पा रहे थे, और ज़्यादातर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जो डिसीजंस थे वो मिनिस्टर्स के थ्रू लिए जाते थे, जो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर बेस्ड होते थे। इसीलिए वहाँ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन यूनिट्स की वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं की जाती थी, और वो सेक्टर लगातार लॉस में जाता जा रहा था। इसीलिए ज़रूरत महसूस की गई कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको ने रिलैक्सेशन दी, लिबरलाइज कर दिया, तो क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए इस प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए? पहली चीज़ थी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो अब पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी रिड्यूस कर दी गई, और 17 से रिड्यूस कर कर केवल 2 ही रह गई थी। एक एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में और दूसरी रेलवेज़ के क्षेत्र में। अगर आज की बात करें आप, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। और ऐसा क्यों ज़रूरी समझा गया? ताकि एक कंपटीशन की जो फीलिंग है उसको क्रिएट किया जा सके, एफिशिएंसी को क्रिएट किया जा सके, और आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिले। दूसरा क्या किया गया? सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारा जो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग यूनिट्स थी उनके शेयर्स को बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। अप टू 74% ऑफ शेयर जो पब्लिक सेक्टर के थे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड या वर्कर्स को सेल कर दिए गए। इवन कुछ यूनिट्स ऐसे थी जहाँ पर 100% शेयर्स तक बेचे गए, और डिसइन्वेस्टमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिला। दूसरा, फिर सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत सारी सिक थी। सिक का मतलब है कि जो लगातार लॉसेस फेस कर रही थी। उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सिकनेस से उबारने के लिए सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट भी 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 1991 में फर्दर अमेंड किया गया। इसके अलावा बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश किया गया सिक इंडस्ट्रीज़ के हालात को ऑब्जर्व करने के लिए। और इसके अलावा जो सिक यूनिट्स थे उनके रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन के लिए भी नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया, और कोशिश की गई कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो सिक हैं उनको किसी ना किसी तरीके से उस सिकनेस की पोजीशन से उबारा जा सके। यदि फिर भी हम उस दिशा में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर्स को बेचा गया। MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो कार्यशैली थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, तो इसके लिए बहुत सारे MOUs साइन किए गए। इस MOU साइन करने का क्या मतलब था कि जो वहाँ के डायरेक्टर्स थे उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जा सके, और उन्हें ज़रूरत ना पड़े कि वो हर चीज़ के डिसीज़न के लिए मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उनको ज़्यादा फ्रीडम हो। और यदि उन्हें ज़्यादा डिसीज़न लेने की फ्रीडम दी जाएगी तो उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकती है लॉसेस के लिए। फिर है नेशनल रिन्यूअल फंड भी आपके यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल रिन्यूअल फंड क्यों इस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण हमें ज़रूरत थी कि हम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। किनके इंटरेस्ट को? ऐसे एम्प्लॉयज़ के जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी रिटायरमेंट्स दी गई, और इवन इस फंड का यूज़ किया गया, और ऐसे एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी मेजर ऑप्ट करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम कर रहे थे और प्राइवेटाइजेशन के कारण जिनका एम्प्लॉयमेंट
किसी न किसी रूप में छिन गया था। जो रंगराजन कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। रंगराजन कमेटी क्या कहती थी कि भाई जो आपके रिजर्व हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें आप डिसइन्वेस्टमेंट करें और 49% तक आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिजर्व पब्लिक सेक्टर में, और जो रिजर्व नहीं है ऐसे पब्लिक सेक्टर में आप 74% तक डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप वो अपना हिस्सा बेचकर उससे पैसे निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा था कि वो अपना हिस्सा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बेचकर पैसा निकाल सकती थी, जिससे गवर्नमेंट की फंड कैपेसिटी बढ़ जाती थी। इसी के साथ जो आपका ये कमीशन था वो क्या कह रहा है कि आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू कर सकते हैं, और उन इशूड शेयर्स के लिए जो एम्प्लॉयज़ उन सेक्टर्स में, उन कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ प्रेफरेंस दी जा सकती है। इसी के साथ जो डिसइन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिलेगा उसका 10% गवर्नमेंट को एक साइड रखना था। किस चीज़ के लिए? कि वो फर्दर जो बाकी PSUs हैं यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको सस्ते दामों पर जो लोन है वो उपलब्ध करा सके, ताकि उनको सिकनेस से रिकवर करने की कैपेसिटी मिल सके, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा सकें और उनकी एफिशिएंसी पहले से इम्प्रूव की जा सके। फिर है इंक्रीज़ किया गया किस चीज़ में? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। हमारे यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग हमने ऑप्ट की जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। 12 5 ईयर प्लान्स लगातार बने, क्योंकि पहले पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा होता था, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया, वैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ होने लगा, और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होने वाली इन्वेस्टमेंट भी लगातार इंक्रीज़ होने लगी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का बोझ था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वो काफ़ी कम हुआ। फिर विड्रॉ कर लिया गया कन्वर्टेबिलिटी जो क्लोज था लोन्स का शेयर में कन्वर्ट करने का। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो लोन देते थे किसी कंपनी को, और यदि रिपेमेंट नहीं कर पाती थी वो कंपनी लोन का, तो गवर्नमेंट उस प्राइवेट सेक्टर की यूनिट को अंडरटेक कर लेती थी। तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बना रहता था कि यदि वो लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेक कर लिए जाएंगे। ऐसे में उनके पास जो काम करने की एफिशिएंसी थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट होती थी, और उनका जो प्रोडक्शन है उतने अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाते थे, इस डर में कि कहीं गवर्नमेंट उनकी यूनिट को अंडरटेक ना कर ले। तो 1991 में जो रिफॉर्म्स किए गए, इस क्लोज को वहाँ विड्रॉ कर लिया गया। सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, 2005 में सरकार ने ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किया। इस फंड में आप 75% तक जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा उसका किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करेंगे? सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, जैसे हेल्थ एजुकेशन के लिए, और बाकी जो 25% पैसा बचा है उसको आप यूज़ करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए और पब्लिक सेक्टर के रिन्यूअल के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अगर आज के दिन आप बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा सरकार अरेंज करती है उसको सोशल सेक्टर स्कीम्स पर ज़्यादा खर्च करती है, जैसे मनरेगा हो गया आपका, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और या फिर अन्य योजनाएं हो गई। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इस प्राइवेटाइजेशन के क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं? पहली चीज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, यानी प्रोडक्टिविटी इनकी इंक्रीज़ हुई, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई आपकी इकनॉमी में, और जिससे एफिशिएंट इकनॉमी काम करने लगी। प्राइवेटाइजेशन के कारण पब्लिक सेक्टर्स ने भी ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू किया। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बढ़ गई, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर उठाना चाहता था, तो उन्होंने हाईली क्वालिफाइड MBA जैसे कि रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से ऐसे मैनेजमेंट को अपॉइंट करना शुरू किया जिसने बेहतर काम किया और बेहतर रिटर्न्स आपके दिए। कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, अब लगातार प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता जा रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज़ आती जा रही थी, तो ऐसे में कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ, क्योंकि एक कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ इन इंडस्ट्रीज़ के बीच में। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की हमने पीछे बात की थी, बहुत सारी कंपनीज आई और इससे कंज्यूमर को
एक तो वैरायटी ऑफ गुड्स उपलब्ध होता है, दूसरा जो गुड्स हैं वो लो प्राइस पर मिल जाती हैं। इन लाइन विथ इंटरनेशनल ट्रेंड्स, मतलब जैसे ही हमने प्राइवेटाइजेशन ऑप्ट किया वैसे ही डेवलपिंग और डेवलप्ड इकनॉमीज़ जो बाकी देश की थी, हम उनकी तरह ट्रेंड में आ गए। और क्योंकि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलता था। रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक बर्डन कम हो गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इससे रास्ता मिला। जो क्योंकि इससे हमें क्या हुआ कि कैपिटल मिली इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरत थी, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स थे, सिक यूनिट थी, वो रिड्यूस हुई। तो गवर्नमेंट का जो बर्डन था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया प्राइवेटाइजेशन से, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के कम होने के कारण। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों बढ़े? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया और गवर्नमेंट इक्विटी के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा फंड ले सकती थी, और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स जनरेट किए जिसका फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रयोग किया जा सकता था। इंक्रीज हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई? पहले प्रॉब्लम थी करप्शन की, बहुत सारे लाइसेंस वगैरह प्राइवेट सेक्टर में आने के लिए जाते थे, इंपोर्ट के लिए जाते थे। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को कंपैरेटिवली कम किया गया, और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही थी, जहाँ पर रेड टेपिज्म देखने को मिल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो भी इस कारण से ख़त्म हो गया। और लोगों के बीच में या पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स के जो स्टाफ थे उनके बीच में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि उन्हें अब लगता था कि भाई यदि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो उनकी यूनिट को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलता है यदि वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में रिडक्शन देखने को मिला, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ज़्यादातर फैसले पहले मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते थे, जिसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी हावी रहता था। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काफ़ी कम हो गई थी, उन्हें भी काफ़ी ऑटोनॉमी दे दी गई थी, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स बढ़ गई थी, तो इस तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अपने आप में कम हुआ, जिसके कारण इंडस्ट्रियल डिसीजंस लेने में किसी तरह का कोई डिले नहीं होता था और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। इनकरेजमेंट मिली न्यू इन्वेंशंस को। प्राइवेट सेक्टर जब किसी तरह की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना चाहता है, साथ ही बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहता है, जिसके लिए रिसर्च और इनोवेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर ने रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, नई इन्वेंशंस को करना शुरू किया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन के कारण आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है उसको भी बढ़ावा मिला। जब तरह तरह की आपकी जो PSUs थी, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो लॉस मेकिंग थी, उनको आपने डिसइन्वेस्टमेंट उनमें कर दी और आपने उनके शेयर्स को बेच दिया, चाहे वो आपने घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बेचा हो, चाहे फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बेचा हो, तो आपकी इकनॉमी जो थी वो वर्ल्ड की इकनॉमी से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी और ग्लोबलाइजेशन हुआ वहाँ। इंक्रीज हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना चाहता था और बेहतर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे रहा था, तो ऐसे में प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। इसी के साथ साथ आपके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थे प्राइवेटाइजेशन के कारण, वो भी बढ़े, क्योंकि अब फॉरेन जो फॉरेनर्स थे इन्वेस्टर, वो उनको इनकरेज हुए आपकी डोमेस्टिक इकनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, और उस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला, आप कह सकते हैं। रिडक्शन इन लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनकी एफिशिएंसी भी कंपैरेटिवली इम्प्रूव हुई, प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई, और उन्होंने भी प्रॉफिट्स को जनरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था यदि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे तो उनकी यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ना कुछ खामियां प्राइवेटाइजेशन के कारण हमें देखने को मिली। पहली चीज़ इंडस्ट्रियल सिकनेस। हम कह रहे हैं कि जैसे ही किसी इकनॉमी में प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जाएगा वहाँ इंडस्ट्रियल सिकनेस अपने आप रिमूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि प्राइवेटाइजेशन के बावजूद भी जो बैंक के लोन्स हैं
जिनको लोग नहीं चुका पाए, जो एनपीएज हैं वो बढ़े, और जहाँ तक बात है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, वो भी प्राइवेट सेक्टर में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिली। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहता है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, और उसको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरी की क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जाता है, प्रॉफिट कमाता जाता है, और जो लेबर है उसको मिनिमम वेज देने की कोशिश करता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके। ऐसे में जो एंटरप्रेन्योर और लेबर हैं उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स पाया जाता है। इनइक्वालिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं प्राइवेटाइजेशन से। और इनइक्वालिटीज़ क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि जो अमीर था वो ज़्यादा अमीर होता गया, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर पाई गई, और इसी के साथ जो गरीब था या कम अर्निंग कर रहा था वो और ज़्यादा गरीब हुआ, क्योंकि जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेटाइजेशन के कारण उन्हें सफ़र करना पड़ा, क्योंकि वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट के मुकाबले कंपटीशन में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कर गई। अपोजिशन बाय एम्प्लॉयज़ के थ्रू भी प्राइवेटाइजेशन का जो है वो अपोजिशन देखने को मिला, क्योंकि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के कारण एक्सप्लॉइटेशन उनका बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी लगातार प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग। अब पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस को ह्यूज रिसोर्सेज की ज़रूरत थी फाइनेंस करने के लिए। वहीं पर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर यदि बोरो करेगा बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ही वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के शेयर्स को खरीद सकता है, क्योंकि इतने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर अकेला मैनेज नहीं कर सकता। और यदि बोरो करेगा तो कैसे इंस्टीट्यूशन से करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही होती हैं। ऐसे में क्या होगा कि गवर्नमेंट के पैसे से ही प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की ही एंटिटी को खरीदेगा, जो एक तरीके से फेयर नहीं था। तो ये फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम थी प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि वो पब्लिक सेक्टर को कम्प्लीटली खरीद नहीं सकता था अकेला अपने दम पर, और उसे किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ता था। हाँ, और दूसरा कि जो ये लोग प्राइवेट सेक्टर वाले आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को खरीद रहे थे, उन्हें कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो पब्लिक सेक्टर की यूनिट से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसे में एक हेजिटेंसी देखने को मिली कि लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को खरीदना नहीं चाहते थे, वहाँ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर्स की। अब कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को लागू किया, लेकिन बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी थी जो विरोध कर रही थी और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रही थी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट। स्पेशली हम यदि कम्युनिस्ट या लेफ्ट पार्टीज़ की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। ऑब्वियसली जब प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगे आपकी बहुत सारी यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो वर्सन हुआ। क्यों वर्सन हुआ? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। ऐसे करने के लिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, जो कि कैपिटल इंटेंसिव पाई गई, जिसमें कम लेबर की ज़रूरत थी और कैपिटल अपने आप में सफिशिएंट थी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कम लेबर के साथ। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बहुत सारे लेबर को। वीकर सेक्शन को इग्नोर किया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की यदि आप बात करते हैं तो वहाँ आप SC ST BC जितने भी वीकर सेक्शन की कैटेगरीज हैं उनको कोई ना कोई जॉब रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का कोई रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता। केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही मेन मोटिव होता है। नेशनल इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया गया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि की और बेसिक इंडस्ट्रीज़, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसी ही इंडस्ट्रीज़ में घुसना चाहता है जो केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। उसे नेशन की इम्पोर्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज़ हुई इसी के साथ रीजनल इम्बैलेंसेस, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने उन रीजन्स में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जो कि डेवलप्ड रीजन्स थे, जहाँ पर प्रोडक्शन वो कंपैरेटिवली ईजिली कर सकता था, और उन सेक्टर्स को इग्नोर किया जो बैकवर्ड एरियाज थे। तो इस कारण से रीजनल इम्बैलेंसेस भी लगातार बढ़ते चले गए।